गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा सबको? वेरी गुड। रिजल्ट आ गया सबका? मार्क्स भी आई होप अच्छे आए होंगे सबके। वेरी गुड बेटा। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो 12th क्लास में नॉलेज गेन किया है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय कि मार्क की आपके 90 बने कि 95 बने कि 60 बने, 30 बने, 80 बने, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी है बेटा बेस आपका अब वो क्या है? सीएस। क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने का सोचा है कि आप सब क्या बनने वाले हो? सीएस। और ये ही आपका फ्यूचर है। इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप क्या करने वाले हो, क्योंकि अभी तक जो किया वो आपका कैरियर नहीं बनाएगा। कैरियर आपका बेटा ये सीएस बनाएगा। पता है बेटा सीएस क्या करता है? ये पता है आपको कि किसी ने आपको बोल दिया सीएस ज्वाइन कर लो और आप सबने सीएस ईटी ज्वाइन कर लिया? हेलो हेलो। बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया सर, पड़ोसन ज्वाइन कर रही थी, सामने वाला ज्वाइन कर रहा था इसलिए हमने भी ज्वाइन कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि अपनी इच्छा से ज्वाइन किया। वेरी गुड बेटा, ये सबसे अच्छी बात है कि किसी के दबाव में आके हमको ये काम नहीं करना। हमारी इच्छा है कि सीएस बनना है तो आप सीएस बन पाओगे। क्लियर? चलें, सबसे पहले बेटा मैं आपकी इस जनवरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीएसईटी के बारे में बता दूं कि सीएसईटी का एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन से पेपर इसके अंदर हैं, वो सारी बातें हम डील कर लें। बेटा ये जो आपका सीएसईटी एग्जाम है, कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव टेस्ट जो है बेटा आपका, ये आपको क्या बताएगा? सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं बेटा। एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट कहलाता बेटा कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एग्जीक्यूटिव क्या है बेटा? जब ये आप एग्जाम पास कर लोगे तो आप एग्जीक्यूटिव में आओगे। एग्जीक्यूटिव के बाद बेटा फिर होता है सीएस प्रोफेशनल, उसमें आओगे। उसके बाद फिर बेटा आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी और फिर आपको सीएस की डिग्री मिलेगी। ये एक प्रोसीजर है बेटा सीएस की। पहले क्या होता था बेटा? सीएस ईटी नहीं था, उसके पहले सीएस फाउंडेशन था। इवन ग्रेजुएशन से डायरेक्ट एंट्री भी दे देते थे। बट अभी सब बंद करके उन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया सीएसईटी। ये बेटा आपको प्रॉपरली सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर ले जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आप क्या पढ़ाओगे? तो सबसे पहले तो बेटा मैं अपना बता दूं, मैं आपको एक लॉजिकल रीजनिंग करके चैप्टर है, बस ये डील करूंगा। 25 मार्क्स हैं बेटा इसके, 25 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे सब्जेक्ट में बेटा जो है वो दो चीजें हैं, एक लीगल एप्टीट्यूड और एक लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 35 एमसीक्यूज आएंगे। ये 35 एमसीक्यूज जो आएंगे उसमें से बेटा 25 नंबर के मेरे एमसीक्यूज रहेंगे। इसलिए बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लॉजिकल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आए। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा वो लॉजिकल रीजनिंग है। तो क्या सर एक ही पेपर होगा? नहीं बेटा, आपके सिलेबस में 4 पेपर हैं। एक है बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके अंदर भी आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के। उसमें से मैंने आपसे बोला 25 नंबर के क्वेश्चन मेरे रहेंगे। सर 35 क्वेश्चन और 50 नंबर समझ में नहीं आया बेटा। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। इसलिए बेटा 35 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स कवर होते हैं। थर्ड पेपर जो आपका है बेटा है वो है इकोनॉमिक और बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें भी 35 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स ये भी रहेगा। और एक करंट अफेयर्स का पेपर होगा बेटा जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के अगर हम बात करें बेटा तो 170 मार्क्स यहां से कवर होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? कोई माइनस मार्किंग नहीं है। टोटल क्वेश्चंस जो है बेटा वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो कोई माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा बेटा
30 मार्क्स का आपका वाइवा भी होगा। वाइवा इन द सेंस मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे ओरली, जो आपको आंसर्स देना रहेंगे। क्लियर? 15 मिनट्स का वाइवा होगा बेटा, इसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें बेटा तो 150 मार्क्स के पेपर्स आपके होंगे। 120 प्लस 30 मार्क्स का वाइवा, 150 मार्क्स का पेपर होगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा। सर इसमें पास कैसे होंगे, एग्जाम कब कब होगी? बेटा एग्जाम जो है मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात बेटा आप कैलकुलेटर भी अलाउ है, कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो। दूसरी बेटा जो एग्जाम होती है बैंक पीओ वगैरह की, उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते, बट यहां कैलकुलेटर अलाउ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, पेपर साल भर में 4 बार होता है, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। इन्होंने बोला था, लेकिन कोरोना के कारण बेटा पेपर कैंसिल होते गए और अभी तक एक बार भी एग्जाम नहीं हुई है। बट तय यही है, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी में 4 बार एग्जाम होगी। पासिंग क्राइटेरिया क्या है बेटा? हर एक सब्जेक्ट के अंदर बेटा, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 40% मार्क्स तो लाना ही है। 40% मार्क्स तो आपको बेटा लाना ही है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। जैसे लीगल एप्टीट्यूड आपका था, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, मेरा सब्जेक्ट की बात करें तो 50 नंबर का है। 50 नंबर का 40% कर दें बेटा तो 20 मार्क्स आपके आना ही चाहिए। और सब मिला के मतलब जो आपके 150 नंबर का पेपर है, सब मिला के उन 150 नंबर में मिनिमम 75 मार्क्स भी होना चाहिए। मतलब टोटल मिला के 75 भी होना चाहिए। मतलब हर एक सब्जेक्ट में बेटा आपको 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन ओवरऑल टोटल 40% नहीं, मतलब 40 40 40 40 आ भी गए तो भी फेल हो जाओगे, क्योंकि आपका ओवरऑल 50% नहीं बन रहा। एक तो 40 40 40 चाहिए, दूसरा बेटा सब मिला के 50% होना चाहिए। मतलब 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होंगे तो ही बेटा आप पास माने जाओगे। सर हमारे 150 में से 135 नंबर आ गए मान लो, लेकिन किसी सब्जेक्ट में 40% से कम आए तो भी फेल। मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क कंपलसरी है और 150 में से 75 मार्क्स आना चाहिए सारे सब्जेक्ट का टोटल मिला के, तो बेटा आप पास माने जाओगे। मतलब आपको यह करना है कि हर एक सब्जेक्ट को थारोली पढ़ना है, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में अगर 40% मार्क्स कम मिले, 40% से कम आए तो बेटा आप फेल हो जाओगे, भले आपका ओवरऑल 75% से ऊपर क्यों ना जा रहा हो। तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप चलो इसको छोड़ देते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 40% मार्क हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। ये बेटा आपका सिलेबस है सीएसईईटी का। और कोई डाउट हो बेटा इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एनी डाउट? कुछ पूछना है बेटा पूछें, डरे मत, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा, आपको मैंने टाइम बताया है। एमसीक्यूज बेटा 120 मिनट के हैं, 70 मार्क्स, 120 मिनट, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट आपको लेगा। 120 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल कि आप क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। कुछ भी पूछ लें, इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आपको पता है बेटा करंट अफेयर्स के अंदर पूछ लें इंडिया की कैपिटल क्या है, तो इसमें कोई 1 मिनट थोड़ी ना लगेगा, कितना लगेगा? सेकंड लगेंगे ना, बोलो। तो कुछ तो बेटा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगी बेसिकली, उनमें हमको 1 मिनट 1.5 मिनट लग सकता है। तो लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करके होगे तो आपके पास टाइम बहुत सारा बचता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ ऐसे होंगे जो हमसे बन ही नहीं रहे होंगे, तो तुक्के लगा के आओगे जय माता दी, तो उसमें कौन सा टाइम लगेगा? कुछ तो टाइम सेव होगा। वैसे भी नेगेटिव तो मार्किंग है ही नहीं, तो हमको क्वेश्चन तो सारे ही सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? बोलो हेलो। इट इज वेरी इजी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी अदर क्वेश्चंस?
भाई भाई होगा बिल्कुल बेटा, आपसे क्वेश्चन आंसरिंग पूछी जाएगी, वहां से वो क्वेश्चंस पूछेंगे, यहां से आपको आंसर्स देना रहेगा, वाइवा की तैयारी हम करवाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं। ये भी अच्छा हुआ कि चलो कोरोना ने एक फायदा तो दिया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कम से कम आपको डिजिटल पे बात करना तो आ रहा, जैसे अपन दोनों मिलके यहाँ पर सामने आमने सामने नहीं है लेकिन फिर भी बात कर पा रहा है। सेम बेटा इंस्टीट्यूट भी आपके साथ करेगा, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस बेटा? हर्षिता, कौन कौन है? दिशा, आयुषी, सुमित, एनी अदर प्रॉब्लम बेटा? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो मैं अपने सब्जेक्ट पे चलता हूं। मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपसे बोला लॉजिकल रीजनिंग। हेलो, बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा एस नो बोलते रहा करो तो मेरे को लगता है कि आप सुन रहे हो, क्लियर? क्योंकि सामने होते तो मैं सबकी शक्लें देख पाता, बट आप लोग सामने नहीं हो तो कम से कम आवाज तो सुनूं आप सबकी। चले, मैंने आपसे बोला क्या है बेटा? लॉजिकल रीजनिंग। अब आप बोलोगे सर ये लॉजिकल रीजनिंग है क्या? बोला इट इज वेरी वेरी इजी बेटा। जैसे मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं यहां पर कि बेटा जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12। बोलो आया ना, क्योंकि आपको 4 का टेबल आता है, तो आप बोलोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12, आपको पता है। एक बच्चे को 4 की टेबल याद नहीं आती थी, तो उसने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिया, 4 4 4 3 बार लिखा, इन सब का प्लस कर लिया और 12 निकाल लिया। आंसर ये भी सही है, बोलो। तो बेटा इसी को बोलते हैं लॉजिक। इसी को क्या बोलते हैं? लॉजिक। मतलब किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए कई बार बेटा हम हमारा दिमाग यूज करते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं, उस कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं जहां तक हमको पहुंचना चाहिए। क्लियर? ये लॉजिक बेटा आपने बचपन से लेके आज तक ऐसे कई बार किया होगा कि आपके टीचर ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आपके दिमाग में आया यार इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, और आपने सॉल्व किया और आंसर मिल गया। फिर आप टीचर के पास पहुंचते हो कि सर क्या इसको ऐसा सॉल्व किया जा सकता है, देखो मेरा आंसर ऐसे में भी आ रहा है। फिर आपका टीचर बताता है कि आपका लॉजिक सही है गलत है, बताता था कि नहीं? दैट इज लॉजिकल रीजनिंग बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज वेरी इजी। जो लॉजिक आप लगाते थे, क्लियर? तो वही बेटा आपकी लॉजिकल रीजनिंग है जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सर लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या? तो मैं आपसे बोलूं बेटा एक तरह की इफेक्टिव थिंकिंग। इफेक्टिव थिंकिंग, इफेक्टिव थिंकिंग मतलब बेटा दिमाग में जो सोच रहे हो सब कुछ नहीं, आपने कुछ इफेक्टिव सोचा जिससे आप कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे। एक तरह की फंडामेंटल स्किल होती है जो आपको इफेक्टिव थिंकिंग कराती, दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता को बढ़ाती कि यार ये ऐसा करेंगे तो हम सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? उसी को बोलते हैं बेटा इफेक्टिव थिंकिंग। क्लियर? सर इफेक्टिव मतलब बेटा दुनिया भर की हम कई बातें सोचते हैं, जैसे आपको, आप में से कुछ लोग सोच रहे हो, सोच लें कि भाई आलिया भट्ट मेरी हो जाए, तो आलिया भट्ट मेरी हो जाए, ये कोई इफेक्टिव थिंकिंग थोड़ी ना है। इफेक्टिव थिंकिंग मतलब आप कुछ लॉजिक लगा करके कुछ कंक्लूजन तक ड्रॉप करने वाले, कुछ कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हो। जैसे आप सबने सोचा क्यों ना CSEET किया जाए। अब CSEET किया जाए, आपने एक इफेक्टिव सोचा, क्यों? क्योंकि आपके लिए क्या है बेटा, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CSEET। तो आपने सोच लिया कि भाई ये करेंगे, मैंने बोला बढ़िया है। फिर आपने एक इफेक्टिव थिंकिंग लगाई कि क्या करें, कहां से करें, खुद पढ़ें, क्लास ज्वाइन करें, तो कौन सी क्लास ज्वाइन करें। आपने बेटा 10 क्लासेस में पूछा, इधर से पूछा, उधर से पूछा, अपने पास्ट स्टूडेंट से पूछा, बहुत सारे लोगों के साथ आप मिले और मिलकर के आपने बेटा क्वेश्चंस पूछे लोगों से कि सर कहां से मेरे को CSEET करना है। फिर आपने बेटा कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा कि नहीं नाहटा इज बेटर, मैं नाहटा से करूंगा या करूंगी, बोलो। उसके बाद ही बेटा आपने ज्वाइन किया। तो ये सारे इफेक्टिव थिंकिंग के लिए बेटा आपने सबसे पहले क्या किया, कुछ चीजें बेटा आपने उठाई, कुछ कॉन्सेप्ट आपने उठाए,
उन कॉन्सेप्ट को उठा करके उस पर एनालिसिस किया, कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद बेटा आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि नहीं मेरे को तो नाहट्टा से ही CSEET करना है। बोलो आया ना? दैट इज इफेक्टिव थिंकिंग बेटा, इसी को लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। क्लियर? जैसे आप 12th पास हुए तो बताओ बेटा मेरे को 12th पास होने के बाद आपके पास ढेर सारे ऑप्शन थे, CA कर लें, CS कर लें, MBA कर लें, ये कर लें, वो कर लें, BCom कर लें, ढेर सारे ऑप्शन थे, लेकिन आपने CSET ही क्यों चूज किया? तो आपने बेटा कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा एनालिसिस किया होगा इसके पहले। बोलो, पूछताछ की होगी, जांच पड़ताल की होगी। वही बेटा आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। मतलब जो भी काम हम दिन भर में बेटा लॉजिक के साथ में करते हैं, देयर आर लॉजिकल रीजनिंग। हम हर जगह अपनी लॉजिकल रीजनिंग को यूज करते हैं। क्लियर? मेरा सिलेबस जो है बेटा वो ये सारे टॉपिक्स हैं इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। 3 तरह की लॉजिकल रीजनिंग बेटा आपको पढ़ाना है मेरे को। एक लॉजिकल रीजनिंग खुद सेल्फ, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। ये आपका सिलेबस है मेरे 25 नंबर का। देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे को आपको डील करना है एक एक करके। सर सिलेबस तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, बस वो बड़ा दिख ही रहा है, हम पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कुछ टॉपिक तो बेटा 5-5, 10-10 मिनट के हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्या था, समझ में आया कि नहीं? तो ये केवल नाम है। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये क्या होती है अभी हम बात करते हैं बेटा इनकी। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई, किसी चीज का लॉजिक निकालना क्या कहलाएगा बेटा? लॉजिकल रीजनिंग कहलाएगा। समझ में आया? आप देखें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ चैप्टर हैं जैसे कैलेंडर। एक नॉर्मल चैप्टर की बात करते हैं, लाइक कैलेंडर। सर आप कैलेंडर में क्या लॉजिक बताने वाले हो? आप सबने कैलेंडर देखा होगा, देखा है कि नहीं? और कैलेंडर के अंदर बेटा हम अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में? तो मैं यहां पर देखें बेटा, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। फेब्रुअरी में सिर्फ 28 डेज क्यों होते हैं? कल बताऊं? पूछा कभी ऐसा हुआ बेटा, कभी ये एडवर्टीजमेंट देखा? फरवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं? नहीं, बाकी सारे मंथ में बेटा 30, 31 का होता है, फरवरी 28 की क्यों होती है? दैट इज अ लॉजिक। बच्चा पूछता है कि नहीं? बोलो बेटा, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि इसको ऐसा क्यों करते हैं, इसको ऐसा क्यों करते हैं। तो सेम बेटा कैलेंडर के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दैट इज अवर लॉजिकल रीजनिंग। अब इस 28 का भी कोई लॉजिक रहा होगा ना बेटा, तब तो फरवरी के अंदर उन्हें 28 रखे, बाकी सब में 30, 31, 4 साल में 29 का डेज कर देते हैं फरवरी के अंदर। क्यों 29 करते हैं, उसका भी एक लॉजिक रहा होगा। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, किसी भी लॉजिक को करने के लिए, किसी भी लॉजिक को करने के लिए बेटा, कोई सा भी लॉजिक हो, आपको किसी भी लॉजिक को करने के लिए आपको उस लॉजिक के पीछे तब तक पड़े रहना है जब तक कि इस लॉजिक का कंक्लूजन आप निकाल ना लो। तो उसके लिए बेटा मैं आपको एक और कंक्लूडिंग, मतलब थोड़ा सा मोटिवेटिव वीडियो दिखाता हूं, आप देखें। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? हैं? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है।
इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? अच्छा फुक्कर साला उधर यहाँ से। बड़ी जागती हो गई भैया। पी लो, चाय पियो। कोना बात नहीं, जाएंगे दिल्ली पैदल। घूम गया है का? हाँ तो अरे 1300 किलोमीटर है, आया गया है। जे पैरे से नाप दीजिएगा। हाँ बेटा, देखा वीडियो आपने? कुछ बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कोई भी चीज आप चालू करो तो उसको छोड़ना नहीं। लोग बेटा बोलते रहते हैं कि यार ये बहुत टफ है, मत कर। मेरा वो भाई तो इतने साल से कर रहा है, अभी तक पास नहीं हुआ। वो ये कर रहा है, उसने अभी तक नहीं किया। तो बेटा ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको आपके जीवन में, लेकिन अगर आप अपना काम ईमानदारी से करो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अनसक्सेस बेटा वही लोग होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। बस इतना ध्यान रखना बेटा, अगर आपने एक सीएस का प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया है तो दिमाग में इतना जरूर रखना कि जो भी करो ईमानदारी से करना। जैसे आप अभी क्लास ज्वाइन कर ली है नहाटा, तो इसके अंदर बेटा जो भी टीचर आपको पढ़ाए, एक कसम खा लेना कि टुडे के टुडे ही वो पूरा का पूरा रिवाइज करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर बेटा डेली क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उसका एक रिवीजन मान लो रात को या जब भी आपको टाइम मिले, तो दुनिया की कोई भी ताकत बेटा आपको सीएस ईईटी क्रैक करने से रोक नहीं सकती। इवन सीएस बेटा आप हर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर के बनोगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? जैसे मैं अपना बताऊं बेटा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बट मैंने बीएससी किया हुआ है। मैंने मैथ्स, फिजिक्स और स्टेट के साथ में बीएससी किया। बीएससी करने के बाद बेटा मैंने सीए ज्वाइन किया, तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप समझ सकते हो, पूरा साइंस पढ़ने के बाद मैंने सीए किया। लेकिन जब मैंने सीए किया बेटा तो पूरी ईमानदारी के साथ में किया, और आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आज एक सीए हूं। बट बाकी मेरे कुछ दोस्त और थे जिन्होंने सीए ज्वाइन किया बस, लेकिन ऐसे ही हंसी मजाक के लिए ज्वाइन किया था, वो पीछे रह गए। बट मैं ईमानदारी के साथ अपना काम किया और आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। सेम बेटा यहां पर आपको भी यही काम करना है। आपको जो भी पढ़ना है ईमानदारी से पढ़ना है। कभी इधर उधर भटको तो आपके पास बेटा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच होती हैं जो गूगल पे पड़ी हुई हैं। एक स्पीच देखो, आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी, एनर्जी आ जाएगी और आप बेटा अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाओगे। ठीक, चले तो ये बेटा एक कॉन्सेप्ट है। प्रोफेशनल एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, पास करने के तरीके होते हैं कि हमको किस तरह से पढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। ये सब चीजें बेटा आपको आना चाहिए, तो आप एक प्रोफेशनल एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चले, अब मैं आपने बेटा सिलेबस की बात कर रहा था। मैं आपसे बोल रहा था कि भाई लॉजिकल रीजनिंग नाम की एक चीज है जो आपको पढ़ना है। तो एलआर के अंदर मैंने आपसे बोला बेटा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। बेटा आपका जो स्टडी मटेरियल है वो तो ब्लैक एंड वाइट है, बट मैंने आपके लिए बेटा अपने हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं। प्रॉपर नोट्स हैं। आपको इस तरह के बेटा मेरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, चित्रित नोट मिलेंगे जिसके अंदर पिक्चर्स वगैरह भी होंगी, जिससे आप बोर ना हो। क्योंकि क्या होता है बेटा, हम जब पढ़ते हैं और एक पिक्चर वाले नोट्स होते हैं तो हमको पिक्चर वाले नोट्स थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि नहीं, बोलो? तो ये मैंने आपके लिए मेहनत की है बेटा, आपके स्टडी मटेरियल को
उसके अंदर तो पिक्चर नहीं है, बट मैंने उसके अंदर प्रॉपर देखे ये पिक्चर्स डाल करके आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, अंडरलाइन भी कर रखा है इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें बेटा आपको मिलेंगी प्रॉपरली। तो आप आई थिंक ये एक मेरा लेक्चर सुने प्लस मेरे नोट्स आप यदि पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपना काम ईमानदारी से करना। क्लियर? बस वो वाली बात याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? तो वैसे ही बेटा हमको यहां पर करना है, लॉजिकल रीजनिंग को प्रॉपरली करना है। अब आपको बोल रहे हो कि सर आपके सब सिलेबस में 3 तरह की रीजनिंग आपने बताई। मैंने बोला बिल्कुल आपको 3 तरह की रीजनिंग है आपके सिलेबस के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। सर इन तीनों में फर्क क्या है? इट इज वेरी इजी। लॉजिकल रीजनिंग में बेटा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो भी टॉपिक्स यहां पर हैं, यहां पर हमको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे, मतलब मैथमेटिकल छोटे छोटे से कैलकुलेशन, प्लस माइनस कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे। कैलकुलेशंस करने के बाद ही बेटा हम उसके आंसर्स निकाल पाएंगे। मतलब जहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ डाटा लेना पड़ेगा, डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करने के लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे, उसके बाद बेटा हम आंसर्स निकाल पाएंगे। उसको बोलते हैं बेटा हम लॉजिकल रीजनिंग। वहां पर बेटा वो टॉपिक्स हमारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। जो बेटा आंसर हम वर्बली दे दें, बस क्वेश्चन पूछा गया और आंसर आपने दे दिया, वर्बली आंसर दे दें, ऐसी रीजनिंग कहलाती बेटा वर्बल रीजनिंग। मतलब जिसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ते। क्या नहीं करना पड़ते बेटा? कुछ कैलकुलेशंस। हम बस देखें और आंसर्स दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, पाम और फिंगर्स को आपको अरेंज करना है एक लॉजिकल रीजनिंग में। तो आप बेटा ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग नीचे से ऊपर भी हो सकता है कि नहीं? बोलो। तो हम समझ सकते हैं बेटा, हम अगर हम अरेंज करें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि पहले शोल्डर होगा, फिर एल्बो आएगी, फिर रिस्ट आएगा, फिर पाम आएगा, फिर फिंगर आएगी कि नहीं? या उल्टा भी चल सकते हैं, फिंगर, पाम, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर। बताओ इसके लिए कोई कैलकुलेशन करना पड़ेगी क्या? दैट रीजनिंग इज वर्बल रीजनिंग। ये क्या है बेटा? एक तरह की वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग फर्क समझ में आया कि नहीं? हेलो? हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में बेटा हमको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बोलूं, बताओ, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि 20 सितंबर 1982 को क्या था? फ्राइडे था, सैटरडे था, संडे था, क्या था? तो क्या ऐसे ही बता सकते हो? वर्बली बता सकते हो क्या? नहीं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करोगे तो निकाल पाओगे। वो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा इस कैलेंडर टॉपिक में। क्लियर? तो जहां हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है बेटा? कुछ फिगर दिए रहेंगे, उन फिगर के बेसिस पर आपको आंसर्स दिया रहेगा। मतलब आपको कुछ फिगर के आंसर्स निकालना है। मतलब जहां पर कुछ बेटा डायग्राम होंगे, उन डायग्राम को हमको एनालिसिस करना रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है यहां पर, देखें आपके सामने दिख रहा है, आपसे पूछा रहा है यहां पर कि विच आंसर शेप इज नॉट अ रोटेशन फॉर द एग्जाम्पल शेप। इन सब में से कौन सा वाला शेप ऐसा है जो रोटेशन के अंदर बेटा अलग है? इन सब में से अलग क्या है? तो बेटा आप बता सकते हो इन सब सारे फिगर को देख करके कौन सा वाला फिगर अलग है इन सब में से? हाँ, सी है बेटा, बिल्कुल सही सी। क्यों? क्योंकि आप वो डॉट को देखो, डॉट जो है बेटा वो सारे फिगर्स के अंदर ऊपर है, देखो, लेकिन सी में वो नीचे आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो फिगर को बेस बना करके बेटा आपको आंसर्स पूछे तो दैट देयर आर नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग? नॉन वर्बल। तो ये 3 तरह के चैप्टर हैं बेटा जो उन्होंने सिलेबस के अंदर रखे हैं। कुछ लॉजिकल रीजनिंग जहां पर हम कुछ कैलकुलेशन करके कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ वर्बल रीजनिंग जो आंसर हम ऐसे ही दे देंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब जहां पर कुछ फिगर्स होंगे, उन फिगर को देख करके हमको आंसर्स देना रहेंगे। क्लियर? ये बेटा आपका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का। 25 नंबर। क्लियर? हमको इसके अंदर लाना ही है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 25 आउट ऑफ 25 ही आए आपके। क्लियर? मैं नहीं चाहूंगा कि एक नंबर भी आपका इसमें क्या हो, कम हो।
तो दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। आई थिंक अभी आपको क्लियरिटी बन गई होगी कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। क्लियर? मैं आपको आपका स्टडी मटेरियल भी दिखा देता हूं। ये आपका स्टडी मटेरियल है बेटा। स्टडी मटेरियल में चैप्टर 6 से मेरा सब्जेक्ट चालू होता है लॉजिकल रीजनिंग का। ये उन्होंने बेटा जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, ये आपका चैप्टर है। देखें इसके अंदर कोई पिक्चर विक्चर नहीं है, बस नॉर्मल नोट्स हैं, बट मैंने इनको प्रॉपरली डायग्राम के रूप में आपके लिए बना के दे दिए हैं। तो ये बेटा आपका क्या है, चैप्टर है, सिलेबस। क्लियर? स्टडी मटेरियल मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, भले आपका इंस्टीट्यूट भेजे ना भेजे। स्टडी मटेरियल इसलिए डालूंगा क्योंकि स्टडी मटेरियल के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। स्टडी मटेरियल तक ही सीमित रखना, कोई बुक लॉजिकल रीजनिंग की लेने की जरूरत नहीं है, बाहर मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं नोट्स दूंगा बस उतने तक ही सीमित रखना। बस ये जरूर याद रखना, जितना पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रोज के रोज सॉल्व करना। सारा पेपर आपके स्टडी मटेरियल से आएगा, एक भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आएगा। तो सब कुछ बेटा आपको आपके स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है। ठीक? तो ये मैं बेटा आपको चारों के चारों स्टडी मटेरियल जो हैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। आप आराम से सारे स्टडी मटेरियल को देख सकते हो कि कैसा आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। ये आपका बेटा जो है पेपर 2 है, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है बेटा? हेलो? ओके। तो आई थिंक अब आपको क्लियरिटी बन गई होगी कि CSEET के अंदर हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है। हम पहले पढ़ेंगे बेटा, एक्चुअली हम मिक्स पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले लॉजिकल रीजनिंग वाले सारे चैप्टर पढ़ लें, फिर वर्बल रीजनिंग पढ़ें, फिर नॉन वर्बल। हम क्या करेंगे बेटा, मिक्स पढ़ेंगे। मिक्स पढ़ने का फायदा क्या होगा कि हमारा मन लगा रहेगा। मतलब कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बोर हो जाओगे, वर्बल कुछ खेलेंगे तो उसमें भी बोर हो जाओगे, कुछ फिगर देखेंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मिक्स, कभी एक इसका चैप्टर उठाएंगे, कभी उसका, कभी उसका। क्लियर? उससे हमारा इंटरेस्ट भी बनेगा और हमको बेटा वो तीनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। लीगल एप्टीट्यूड बेटा आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, मिस्टर तनय कसेरा जी। ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो कंपनी सेक्रेटरी है, वही आपको पढ़ाएंगे लीगल एप्टीट्यूड। क्लियर? ओके। मैं बेटा अकाउंट, FM और लॉजिकल रीजनिंग लेता हूं क्योंकि मेरा BSc था, तो मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन और ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ये सारे सब्जेक्ट लेता हूं नाटा के अंदर। ठीक है? तो आपको लीगली वो सारी चीजें तनय कसेरा जी डील करेंगे। करंट अफेयर्स आपको कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग टीचर मिलेगा। ठीक है? मतलब सारा कोर्स मैं ही नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे को देख के ही बोर हो जाओगे आप अगर मैं सारा पढ़ाऊं तो अलग अलग टीचर से मिलोगे तो आपको भी मजा आएगा। अलग अलग लोगों से पढ़ने का अपने आप में एक इंटरेस्ट भी होता है। और बेटा जब कोई टीचर अलग सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता है और सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है तो बेटा फर्क पता चलता है। आप किसी ऐसी एकेडमी को ज्वाइन कर लो जो सब सारे CSEET के चैप्टर एक ही बंदा पढ़ा रहा है, तो उसका नॉलेज बेटा उतना नहीं होता जितना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर का होता है। आप ऐसे समझ लो, आप 12th क्लास के अंदर आपका अकाउंट का टीचर, आप सोचते होगे यार सर इसको तो सब कुछ कैसे याद होगा, ये सर है इनको सब कुछ याद आ जाता है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनसे, मेरे से क्यों नहीं बनते। बेटा आपको केवल अकाउंट थोड़ा ना पढ़ना था, आपको BS भी पढ़ना था, इको भी पढ़ना, इंग्लिश भी पढ़ना, ये पढ़ना। जब 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 बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तो बताओ बेटा आपका दिमाग, आप अकाउंट पढ़ने बैठे होगे, इधर भी लगे यार इको पढ़ लेते हैं, यार ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो अकाउंट वाला बंदा है वो तो केवल अकाउंट ही पढ़ रहा ना, तो उसका नॉलेज ज्यादा हो गया अकाउंट्स के अंदर। आपका नॉलेज कम क्यों है? क्योंकि आप 4 चीजें पढ़ रहे हो। बोलो हाँ या ना? लेकिन जब बताओ बेटा आप CS बन जाओगे और CS बनने के बाद किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिसर्च कर लो, तो मेरे को बताओ आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए बेटा हमारे नाटक के अंदर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फैकल्टी रखते हैं, अलग अलग फैकल्टीज ने। हाँ समझ में आया? तो बस बेटा यही हमारी लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकली आपको सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। समझ में आया?
चलें तो हम पहले बेटा एक कैलकुलेशन वाला पार्ट ही पढ़ेंगे ताकि आपको ये लगे कि सर कैलकुलेशन हमको ज्यादा अच्छे से सिखा देंगे, क्योंकि मेन पार्ट बेटा लॉजिकल रीजनिंग है। वर्बल और नॉन वर्बल तो कोई भी पढ़ा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग में से कैलकुलेशन वाला पार्ट ही लूंगा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं, कई लोग इसलिए भी डरते हैं कि यार मैथमेटिक्स है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, और जैसे ही मैथ्स का नाम आता तो आधे लोग तो बेटा मतलब नीचे आ जाते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाए कि मैथ्स जो है वो कितनी है। मैथ्स कुछ नहीं बेटा, कैलकुलेटर के अंदर प्लस माइनस इनटू डिवाइड, यही काम करना है, इतनी मैथ्स। और आई थिंक मैं मान के चलता हूं इतनी मैथ्स तो सबको आती होगी, बोलो हाँ या ना। तो डरना नहीं है कि मैथमेटिक्स आ गया इसके अंदर, नहीं बेटा बहुत इजी है। बस प्रैक्टिस 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 डू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे इस सिलेबस सब्जेक्ट आपको उतना अच्छा रहेगा। पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा वो है आपका कैलेंडर। हम कैलेंडर से ही हमारे टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह के पार्ट ही हम डील करेंगे। ठीक है? हेलो, तो ये सब हमको पढ़ना है। थोड़ा सा बेटा जो आपका सिलेबस था मैं आपको सिलेबस पे एक बार वापस लेके आऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस कैलेंडर के अंदर तो है ही बेटा। क्लॉक आप समझते हो, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बेटा आपने राजी मूवी देखी? राजी राजी आलिया भट्ट वाली राजी मूवी देखी? नहीं देखी? हाँ, जिनने देखी होगी आप बताओ बेटा, जिसने देखी आप बताओ बेटा। वो आलिया भट्ट जी पाकिस्तान से कुछ कोड वर्ड में इंडिया भेजते थे, इंफॉर्मेशन भेजते थे कि नहीं? क्या वो कुछ कोडिंग फॉर्म में होता था? फिर उसको इंडिया के अंदर बेटा उसको आके डिकोड करते थे कि नहीं? तो वो कोडिंग और डिकोडिंग कैसे होती है बेटा वो आपको यहां पर सिखाया जाएगा। नंबर टेस्ट के अंदर बेटा नंबर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कुछ होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 1 3 5, इसके बाद क्या आएगा? 1 3 5, इसके बाद क्या आएगा? बोलो 7। कैसे निकाला आपने 7? लॉजिक लगाया कि नहीं कुछ? बस 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 बेटा ऐसे ही नंबर टेस्ट के अंदर होंगे। कुछ स्टेटमेंट अजम्पशंस हैं, मतलब मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा उसका अजम्पशंस आपको बोलना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की है जो ऊपर से कूद रही है, बताओ बेटा वो क्यों कूद रही होगी, उसका अजम्पशंस बताओ। तो बेटा जनरली अजम्पशंस क्या होगा? नीचे कोई खड़ा होगा जो उसको कैच ले सकता है, हो सकता है जाल लगा रखा हो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तब वो कूदने के लिए तैयार हुई होगी। ये क्या बेटा? अजम्पशंस हो गए। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कि कोई अल्फाबेट के अंदर बेटा जैसे एम है तो एम कितने नंबर पर आता है, इस तरह के अल्फाबेट टेस्ट भी होंगे। एनालॉजी पढ़ेंगे बेटा, एनालॉजी के अंदर बेटा हम कई तरह के कैलकुलेशन से बहुत सारी चीजें देखेंगे। ब्लड रिलेशन, चाचा के काका के नाना का बेटा जो है वो कौन कहलाएगा, तो जो भी है बेटा वो भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। तो ये सब क्या है बेटा? आपका सिलेबस है जो हमको डील करना है। तो स्टार्ट बेटा में, हाँ बेटा बोले। नॉन वर्बल में नहीं होगा बेटा, वर्बल के अंदर भी कैलकुलेशंस नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेटा कुछ कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उन कॉन्सेप्ट को लगा के आंसर्स देंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बेटा एक कोई सीक्वेंस दे दूं और सीक्वेंस के अंदर पूछूं कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, तो बेटा एक तरीका होता है कि हम नॉर्मल तरीके से सोचें और एक तरीका होते हैं शॉर्टकट। अगर हम वो तरीका लगाएं तो जल्दी आंसर्स मिल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप अगर लॉजिक लगाओ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12, और एक 4 प्लस 4 प्लस 4 जोड़ो तब जाके 12 आ रहा। तो जल्दी कौन कर देगा? शॉर्टकट। समझ में? जल्दी कौन कर देगा? शॉर्टकट। तो बेसिक बेटा हमको शॉर्टकट लगाना है। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ट्रिक पढ़ाऊंगा। ट्रिक, हर एक क्वेश्चन आपसे बिना मेरे बताए भी आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जल्दी कैसे होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बस वो हमको यहां पर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर?
तो कल से बेटा हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दे आर कैलेंडर। कल से हम एक कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, आज मेरा फर्स्ट डे था, बस मेरे को आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना थी कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, CSEET क्या होता है। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। कल मिलते हैं बेटा, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बाय। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।